नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, इनको जो है विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम महानदी बेसिन को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सारा चीज डिटेल में बताऊंगा, जिस प्रकार से मैंने बाकी तीनों प्राकृतिक प्रदेशों को बताया है। तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे टॉपिक को शुरू करते हैं। महानदी बेसिन, टॉपिक का क्या नाम होगा? महानदी बेसिन। महानदी बेसिन ये जो है छत्तीसगढ़ के चारों प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक, मैंने पहला वाला जो लेक्चर था प्राकृतिक प्रदेश का, जो पहला लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कि जो सबसे छोटा है वो अपना जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, वो सबसे छोटा। दूसरे नंबर में पूर्वी बघेलखंड का पठार, तीसरे नंबर में दंडकारण्य का पठार और चौथे नंबर में महानदी बेसिन। मतलब कि महानदी बेसिन जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, तो महानदी बेसिन सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। और सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अन्य नाम। सबसे कहना चाहिए जो प्रसिद्ध और जो सुटेबल जो नेम है, जो इसका वास्तविक नाम, जो बनावट है, उसके आधार पर महानदी बेसिन ही कहना अधिक उचित है। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और नामों से इसको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान इसको बोला जाएगा। ठीक, दूसरा इसको बोला जाएगा धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ का मैदान, धान का कटोरा, मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक, जो भी आप कह लो। ठीक, तो इसके अन्य नाम। अब हम दूसरा चीज देखते हैं, विस्तार, कि इसका विस्तार कहां कहां पर है। तो देखिएगा, हम लोगों ने जिला डिटेल में पढ़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश वाला जो पहला वीडियो था, उसमें मैंने इसके विस्तार को अच्छे से समझाया भी था। ठीक, अभी फिर से एक बार मैं बता रहा हूं और नक्शे के माध्यम से भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग मानचित्र तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मानचित्र का यहां पर जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है ना। ठीक, तो ये हमारा छत्तीसगढ़। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाना आप लोगों को आ गया होगा। हमने काफी अच्छे से इसको प्रैक्टिस किया था। मैंने अलग अलग तरीकों से आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। जो एक फॉर्मेट आता है नक्शा बनाने का, स्टेंसिल जिसको कहा जाता है, बुक स्टेशनरी में 2-5 रुपए में मिल जाता है, उसका यूज बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखना, अपने हाथों से बनाना है। मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियोस में भी इस चीज को बोला है। जब मैंने भारत का भूगोल भी कुछ कक्षाएं ली थी अपने चैनल पर, उस टाइम पे भी मैंने बोला था उस चीज को। ठीक, छत्तीसगढ़ के बारे में भी बोला था। तो उसका यूज नहीं करना है, खुद अपने हाथों से ड्रॉ करना है, ताकि आपको जो है अच्छे से बन सके। संभाग, कितने संभाग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग है। मेरे साथ बनाते चलिएगा। 5 संभाग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, इस तरह से इसको जो है, अच्छा यहां से एक और आ जाएगा ना, ये ऐसे और आ जाएगा। ठीक, ये इस तरह से 4 संभाग हो गए। बीच से इसको डिवाइड कर दो तो हो गया 5 संभाग। ठीक है, ये 5 संभाग। अब जिला बना लें, ऊपर से बनाते चलेंगे। यहां पर हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये हो जाएगा आपका कोरिया, यहां हो जाएगा सूरजपुर, ये हो जाएगा बलरामपुर, ये सरगुजा और जसपुर। ठीक, अब हम लोग बनाते हैं बिलासपुर जिला। तो सबसे पहले हम कोरबा बनाएंगे,
ठीक, इस टाइप से कोरबा जिला बना देंगे। यहां पर हमारा बन जाएगा रायगढ़ जिला, ये हो जाएगा हमारा सारंगढ़ जिला, इधर शक्ति जिला, ये हो जाएगा जांजगीर चांपा जिला। यहां से ऐसे हम लोग बना लेते हैं मुंगेली जिला, ये हो गया ऊपर का जीपीएम, ये बिलासपुर। थोड़ा सा छोटा पतला हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, बस पकड़ में आना चाहिए कि यहां पर ये जिला है, यहां पर ये जिला है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने दुर्ग संभाग में, बीच से डिवाइड कर दो। ऊपर में बन जाएगा कबीरधाम, उसके नीचे बन जाएगा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, उसके नीचे राजनांदगांव, नीचे वाला मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये है दुर्ग जिला पहले का। ठीक, यहां बन गया बेमेतरा, यहां बन गया दुर्ग, नीचे बन गया बालोद। अब आते हैं अपने रायपुर संभाग में। ठीक, यहां से ऐसे हम लोग बना लेते हैं महासमुंद। ठीक, ये बन जाएगा अपना धमतरी, ये हो गया गरियाबंद, ठीक है ना, ये हो गया हमारा महासमुंद, बीच में रायपुर। अब आते हैं बस्तर संभाग में। कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, इजीली बन जाता है। ये हो गया कांकेर जिला, ये हो गया अपना कोंडागांव जिला, ये नारायणपुर जिला, ये हो जाएगा अपना बीजापुर जिला, ये दंतेवाड़ा, नीचे सुकमा, ये बस्तर। ठीक, तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ के 33 जिले। तो ये आप लोगों को जो है कंठस्थ होने हैं, ऐसे बनाना भी आना चाहिए और एक बार में बन जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही बनाओ और आपका जो एकदम परफेक्ट बने। परफेक्ट तो मेरा भी नहीं बना है, बस दिखना चाहिए कौन सा जिला कहां पर है। ठीक, पता चलना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, महानदी बेसिन। तो विस्तार की मैं बात कर रहा था, तो विस्तार मैंने बताया था महानदी बेसिन का कि तीन संभाग में ये फैला हुआ है। थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात करें तो उसमें जसपुर, पूरा का पूरा जसपुर, बलरामपुर का इधर दक्षिणी वाला भाग, सरगुजा का इधर वाला भाग, 3 जिलों से मिलकर जसपुर सामरी पाट प्रदेश बना था। पूर्वी बघेलखंड के पठार की बात करें तो इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जिसमें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला पूरा। ठीक, उसके बाद बलरामपुर का आधा तो इधर चला गया, बाकी बचा हुआ भाग, सरगुजा का बाकी बचा हुआ भाग। दंडकारण्य के पठार की बात करें तो पूरा का पूरा बस्तर संभाग, जिसमें आ जाएगा अपना कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला। ठीक, तो ये 7 जिले। इसके अलावा मैंने दंडकारण्य के पठार में एक और जिला बताया था दुर्ग संभाग का, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, जिसमें से जो 3 तहसील है ना मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में, तो मोहला और मानपुर तहसील जो है दंडकारण्य के पठार में आएगा और बाकी जो बचा अंबागढ़, चौकी, उसको कहां पकड़ेंगे, यहां महानदी बेसिन में। ठीक, तो अब आते हैं महानदी बेसिन की। तो 3 संभाग, बस दंडकारण्य का पठार 2 संभाग में आ रहा था, बस्तर और थोड़ा सा दुर्ग संभाग, ये 3 संभाग में फैला हुआ है। कौन कौन सा है वो 3 संभाग? तो सबसे पहला हो जाएगा रायपुर संभाग, दूसरा हो जाएगा दुर्ग संभाग, ठीक, तीसरा हो जाएगा, इस तरफ लिखते हैं, बिलासपुर संभाग। अभी मैंने जिला गिनवाया, ठीक, बनाए हम लोगों ने जिला, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को छत्तीसगढ़ के 33 जिले एकदम कंठस्थ हो गया है। और मैं उन बालकों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया फिलहाल इस वीडियो को स्किप कर दें और पहले जाकर के मेरे जो पुराने वाले जो वीडियोज है ना, जिसमें हम लोगों ने जिला गठन पूरा इतिहास देखा था, मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिला गठन वाला, तो उसको आप लोग देखिएगा, आपको पूरा जिला जो है एकदम समझ में आ जाएगा, कौन सा जिला कहाँ है, कैसे बना, किस तरह से बना, तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा चीज आपको जो है इजीली आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहले आप लोग उसको देख लीजिए, फिर इस वाले को देखना, ठीक। तो ये 3 संभाग में फैला हुआ है। रायपुर संभाग के 5 जिले इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से हैं रायपुर संभाग के 5 जिले? तो रायपुर खुद, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, ठीक, ये 5 जिले, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। अब बिलासपुर संभाग में टोटल 8 जिले हैं। कोरबा जिला, रायगढ़ जिला,
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, मुंगेली जिला, बिलासपुर जिला, जांजगीर चांपा जिला, शक्ति जिला और यहां पर अपना जो क्या कहेंगे ये सारंगढ़ जिला। अच्छा यहां पर ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, ये यहां आएगा। ठीक, जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ है वो जांजगीर चांपा को टच करेगा। ठीक, और जो शक्ति है वो बलौदा बाजार को टच नहीं करेगा। अभी टच कर रहा था ना, तो वैसा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से यहां के 8 जिले, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, अपना मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो ये 8 जिले यहां के 5 जिले मैं लिखता चलूं क्या, रायपुर के 5 जिले। ठीक, इसके 8 जिले कितने हो गए, 8 5 13। अब बात करते हैं दुर्ग संभाग की, तो दुर्ग संभाग में दुर्ग, बालोद, बेमेतरा 3 हो गए, कबीरधाम, खैरागढ़, चुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, ये 6 हो गए। और उसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो कितने जिले यहां पर, 7 जिले। टोटल कितने हो गए, 8 5 13, 13 7 20। ठीक, तो टोटल यहां पर 20 जिले। ध्यान रखना है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश 3 जिला, पूर्वी बघेलखंड का पठार 5 जिला, दंडकारण्य का पठार 8 जिला, और ये जो है अपना महानदी बेसिन ये 20 जिलों में फैला हुआ है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो 19 जिले हैं वो पूर्ण रूप से महानदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक जिला जो है आंशिक रूप से महानदी बेसिन में आता है, वो जिला है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। शॉर्ट में लिखूंगा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये जो है आंशिक रूप से महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। पिछली क्लास थोड़ा सा याद करो, तो ये जो मोहला और जो मानपुर तहसील है ये दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आएगा। ठीक, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आएगा मोहला, मानपुर। और ये जो अंबागढ़ चौकी है ये कहां आएगा, तो ये आ जाएगा अपने महानदी बेसिन में। ठीक, ध्यान रखना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला को, इसका जो नीचे वाला भाग है, दक्षिणी भाग है, जहां पर राजहरा की पहाड़ियां हैं, कोटरी नदी का उद्गम स्थल है, वो वाला जो एरिया है वो कहां आ जाएगा, दंडकारण्य के पठार में। और अंबागढ़ चौकी वाला जो इलाका है ये आ जाएगा महानदी बेसिन में। ऐसे ही जगहों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो ध्यान रहेगा, तो इसको ध्यान रखना, अंबागढ़ चौकी। तो टोटल 20 जिले, 3 संभाग महानदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उनमें से एक जिला जो है आंशिक रूप से केवल अंबागढ़ चौकी, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, ये अपना मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी है, तो इसको ऐसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाला जो भाग है वो अपना आ जाएगा उसमें क्या कहना चाहिए, महानदी बेसिन में। ठीक, तो ये ध्यान रखना ऐसे। ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक, इधर। चलिए, तो ये हो गया विस्तार। विस्तार ध्यान रखना, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश के लिए विस्तार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल, अगली महत्वपूर्ण चीज, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है भाई इसका, तो इसका क्षेत्रफल मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो प्राकृतिक प्रदेश वाला जो पहला वीडियो था, जिसमें मैंने चारों प्राकृतिक प्रदेशों को ब्रीफ में बताया था, संक्षेप में। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 68,064, 68,064। ठीक, 68 में 4 घटा दोगे तो 64 आ जाएगा, ऐसे टाइप से। तो 68,064 या 68,064 वर्ग किलोमीटर। यहां पर जो 2 लगता है ना ऊपर, वो वर्ग है, गणित वाले अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो 68,064 वर्ग किलोमीटर। बाकी जिनका गणित नहीं था वो भी तो समझेंगे ना भाई, क्योंकि 10वीं तक तो गणित सभी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो 68,064 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक, अब इसका प्रतिशत कितना होता है भाई, तो प्रतिशत ध्यान रखना 50.34%। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 50.34% एरिया में छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है। ध्यान रखना, 50.34% एरिया में छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का मैदान, या महानदी बेसिन बोलूंगा मैं, छत्तीसगढ़ का मैदान नहीं बोलूंगा अभी। महानदी बेसिन जो है
आधे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, ये कह सकते हैं ना। 50%, आधे से भी ज्यादा हो रहा है ना, 50.34%, तो आधे से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, तो महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के आधे भूभाग में फैला हुआ है, क्योंकि 3 संभाग में आ जा रहा है ना, 3 संभाग में आ जा रहा है, ठीक ठाक एरिया को ये कवर कर रहा है। ठीक, तो आधे क्षेत्र में ये फैला हुआ है महानदी बेसिन। ध्यान रखेंगे, इसका क्षेत्रफल याद रखना है, प्रतिशत भी याद रखना है, और ये सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो ये हो गया। अब अगला चीज देखते हैं, क्षेत्रफल हो गया, इसका प्रतिशत भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं ढाल। ढाल की बात करें तो मैंने बताया था ढाल के विषय में कि जो प्रमुख नदी होगी वो जिस ओर प्रवाहित होगी वही उस प्राकृतिक प्रदेश का ढाल होगा। तो इसका जो ढाल है वो होगा पूर्व की ओर, क्योंकि यह जो प्राकृतिक प्रदेश है, भाई नाम में ही देख लो, महानदी बेसिन, महानदी और उसके आसपास के एरियाज को यह नाम दिया गया है महानदी बेसिन। तो महानदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो जितने एरिया को कवर करती है, जितने एरिया में फैली हुई है, वही जो है महानदी बेसिन है। तो इसका जो ढाल है पूर्व की ओर है। क्यों? क्योंकि जो महानदी है वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, और यहां पर अगर अपवाह तंत्र पूछा जाए तो भाई आंख बंद करके क्या लगाओगे? महानदी अपवाह तंत्र। लेकिन केवल इतना ही से काम नहीं चलेगा, आंख बंद करके लगा दिए महानदी बेसिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ और अपवाह तंत्र भी हैं, बताऊंगा मैं। पहले हम लोग थोड़ा सा महानदी को देख लेते हैं। तो महानदी जो कि धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है, ये मान लो अपना सिहावा पर्वत है। ठीक, तो यहां से निकलेगी, ये कांकेर जाएगी, फिर बालोद, फिर वापस से ये धमतरी आकर के फिर ऐसे गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, फिर ये बलौदा बाजार होते हुए ऐसे जांजगीर चांपा को जाएगी, फिर बलौदा बाजार, शक्ति, फिर ये मेरे ख्याल से रायगढ़ भी जाएगी। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ रायगढ़ भी जाएगी। उसके बाद फिर ये उड़ीसा में एंटर करेगी। ठीक, उड़ीसा में एंटर करेगी और आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। ठीक, तो महानदी इस प्राकृतिक प्रदेश की सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। जब महानदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से हम लोग और जानेंगे। ठीक, तो महानदी की कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 758 या 858 किलोमीटर कुछ तो है, मैं फिलहाल थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। हाँ, लगभग 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है नदी अपवाह तंत्र में, इसको मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक, तो काफी बड़ी नदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये लगभग 286 किलोमीटर कुछ प्रवाहित होती है। ठीक, 286 या 284 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है, तो काफी बड़ी नदी है, जल धारण क्षमता भी इसकी अधिक है। ठीक, महानदी की। अब महानदी की अन्य सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, मैं नहीं लिखूंगा, बस बताता जाऊंगा। तो एक तो हो गई भाई खुद महानदी, महानदी बेसिन की प्रमुख नदी महानदी। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो होगी अपनी क्या कहेंगे, शिवनाथ नदी, जो यहां कहीं से निकलेगी, महाराष्ट्र बॉर्डर से। ठीक, ऐसे कुछ निकलेगी, राजनांदगांव, फिर दुर्ग, बेमेतरा, फिर ये शायद बलौदा बाजार भी जाएगी और ऐसे जाकर के कुछ यहां जांजगीर चांपा से मिलेगी। अभी थोड़ा सा नदियों को उतना ध्यान मत देना कि भाई कौन से जिले से जा रही है, जब अपवाह तंत्र में मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। अभी बस मैं बता रहा हूं कि भाई कहां कौन सी नदी है, क्योंकि नदी भी हम लोगों को देखना है ना। ठीक, तो प्रमुख नदी महानदी, दूसरी प्रमुख नदी शिवनाथ है। इसके अलावा अन्य नदियां कौन कौन सी है? तो भाई दूध नदी है इसमें। ठीक, दूध नदी को खैर दूध नदी इसकी सहायक नदी है। पैरी नदी ले लो, सोंढुर नदी ले लो, सिलियारी नदी ले लो, कोडार नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी, हसदेव नदी, मांड नदी, अरपा नदी, केलो नदी, ईब नदी, लीलागर नदी, हांप नदी, मनियारी नदी, मुस्का, आभनेर, पिपरिया, तांदुला, खरखरा, उसके बाद खारून नदी, जमुनिया नदी, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक, जो हम लोग नदी अपवाह तंत्र के टाइम पर पढ़ेंगे। अभी कुछ कुछ को ध्यान में बस रखना, नदी अपवाह तंत्र के टाइम पर देखेंगे। नदी अपवाह तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो देखना
जो महानदी अपोहा तंत्र है उसमें भी यही वाला एरिया आएगा। गोदावरी अपोहा तंत्र में ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक, वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ढाल हो गया पूर्व की ओर, अपोहा तंत्र मैंने बताया महानदी अपोहा तंत्र। अब यहां पर एक छोटा सा चीज आप लोगों को ध्यान रखना है अपोहा तंत्र के मामले में। मोटा माटी ये पूरा क्षेत्र महानदी अपोहा तंत्र के अंतर्गत तो आ रहा है, ठीक, लेकिन इसके अलावा भी इस प्राकृतिक प्रदेश में दो और अपोहा तंत्र देखने को मिलते हैं, बहुत कम कम, थोड़े थोड़े से मात्रा में, लेकिन है तो सही ना। ये तो हो गया महानदी अपोहा तंत्र। दूसरा आपको देखने को मिलेगा नर्मदा अपोहा तंत्र। ठीक, नर्मदा अपोहा तंत्र। अब नर्मदा अपोहा तंत्र, नर्मदा नदी कहां प्रवाहित होती है? मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थल से निकलती है। अमरकंटक बड़ा ही पवित्र स्थल है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अमरकंटक जो कि पवित्र भी माना जाता है, तो नर्मदा नदी का यहां से उद्गम हुआ है। और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के बीचों बीच मध्य से होकर के गुजरती है और ये जो है अरब सागर में गिर जाती है। अधिकांश जो नदियां हैं हमारे भारत की वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन कुछ नदियां हैं जिनमें नर्मदा सबसे प्रमुख है, जो कि अरब सागर में विसर्जित होती है। ठीक, तो अगर हम अमरकंटक की बात करें तो यहां कहीं अमरकंटक है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है ना, ये वाला भाग इस तरफ मध्य प्रदेश है। ठीक, तो यहां पर कहीं अमरकंटक है, यहां पर कहीं अमरकंटक है। ठीक, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक, तो नर्मदा नदी जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित होगी, ऐसे प्रवाहित होगी और इधर जाकर के अरब सागर में गिर जाएगी। अगर हम इसको पूरा भारत मान ले तो ये हमारा छत्तीसगढ़ हुआ, इस तरफ बंगाल की खाड़ी, इस तरफ जो है अरब सागर। ठीक, तो ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां, इस क्षेत्र की नदियां, जो ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना, मैकल पर्वत श्रेणी इसे कहा जाता है, आगे मैं बताऊंगा। तो यहां की कुछ नदियां जिनका नाम है ताड़ा और बंजर। ठीक, ताड़ा और बंजर, ताड़ा बंजर, ये दोनों जो नदियां हैं ये कहां जाकर के गिरती है? तो नर्मदा नदी में जाकर के मिलती है। ठीक है ना, नर्मदा नदी ये कबीरधाम में है मेरे ख्याल से, हाँ कबीरधाम में। तो ऐसे निकल करके जो है ये इधर न बह करके, नहीं तो अधिकांश नदियां हम लोग देखते हैं इस रीजन की, इस क्षेत्र की, चाहे वो मुस्का हो, पिपरिया हो, आभनेर हो, हाफ हो, मनियारी हो, कोई भी नदी हो, वो किस तरफ बहेगी? इधर बहेगी, पूर्व की ओर बहेगी और वो शिवनाथ में जाकर के मिलेगी। ठीक, शिवनाथ में जाकर के मिलेगी। और कुछ नदियां हैं जो ताड़ा और बंजर, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगी। ठीक, पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगी और वो जो है नर्मदा नदी में जाकर के मिलेगी। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, थोड़ा सा भाग, वो जो है नर्मदा अपोहा तंत्र के अंतर्गत भी आएगा। और वो कौन सा प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो महानदी बेसिन के अंतर्गत। अब तीसरा देखना, गोदावरी अपोहा तंत्र। गोदावरी अपोहा तंत्र। अब कई सारे लोगों को लगेगा भाई गोदावरी नदी कहां और इधर महानदी बेसिन कहां? तो देखो, गोदावरी की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था दंडकारण्य का पठार, जो कि गोदावरी अपोहा तंत्र के अंतर्गत आता था। ठीक, मैंने बताया था दंडकारण्य का पठार एक तो गोदावरी अपोहा तंत्र के अंतर्गत आता है और थोड़ा सा जो है वो महानदी अपोहा तंत्र के अंतर्गत भी, क्योंकि जो महानदी है वो कांकेर में एंटर करती है ना, और दूध नदी वदी जो है उसमें जाकर के मिल जाती है। ठीक, तो वो दो अपोहा तंत्र उसमें आता है। ऐसे ही मैंने जसपुर का बताया था, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, वो तीन अपोहा तंत्र वहां पर भी मैंने बताए थे। एक तो सोनगंगा अपोहा तंत्र, दूसरा महानदी अपोहा तंत्र और तीसरा ब्राह्मणी अपोहा तंत्र। ठीक, पूर्वी बघेलखंड के पठार की बात करें तो यहां पर भी दो अपोहा तंत्र होंगे, एक सोनगंगा अपोहा तंत्र, दूसरा महानदी अपोहा तंत्र। ध्यान रखना। आते हैं अपने टॉपिक पर, गोदावरी अपोहा तंत्र। अब देखिएगा, ये अपना राजनांदगांव है। ठीक, राजनांदगांव में एक जगह है कुलझारी पहाड़ी। ठीक, राजनांदगांव में एक जगह है कुलझारी पहाड़ी, आगे इसका आएगा नाम, अभी बस देख लो, सुन लो इसको समझने के लिए। कुलझारी पहाड़ी कहां पर है? राजनांदगांव में। और इस कुलझारी पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है,
बाघ नदी। ठीक, बाघ नदी राजनांदगांव से निकलती है बाघ नदी, और ये बाघ नदी जो है ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। किस ओर प्रवाहित होगी? पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी। और एक नदी है जिसका नाम है वेन गंगा। वेन गंगा ये जो है ना ठीक ठाक पवित्र नदी इसको भी मानी जाती है। ठीक, पवित्र नदी इसको माना जाता है वेन गंगा नदी को। तो जो बाघ नदी है वो जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी और वेन गंगा से मिलेगी। ठीक, और वेन गंगा जो है आगे जाकर के गोदावरी नदी से मिलेगी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है ना। ठीक, तो बाघ नदी जो कि राजनांदगांव से निकलेगी, राजनांदगांव क्षेत्र में थोड़ा सा बहेगी, और उसके बाद ये जो है वेन गंगा से मिलेगी, और वेन गंगा किससे मिलेगी? गोदावरी नदी से मिलेगी। तो इस तरह से राजनांदगांव वाला जो क्षेत्र है वो अपने महानदी बेसी क्या कहना चाहिए, गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी। तो इस तरह से ध्यान रखना, 3 अपवाह तंत्र हमको देखने को मिलता है महानदी बेसिन प्राकृतिक प्रदेश में। महानदी अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र के ये प्रमुख अपवाह तंत्र है यहाँ की, और नर्मदा अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र में ये आंशिक रूप से शामिल है, थोड़ा थोड़ा सा। 2 नदी है ताड़ा बंजर नर्मदा में, बाघ नदी है गोदावरी में। एक गाना था ना छत्तीसगढ़ में, बाघ नदिया करके कुछ, तो वो बाघ नदी में सोचता था यार कहाँ है बाघ नदी। मेरे को बाद में पता चला कि बाघ नदी नाम का जो है छोटा सा नदी है जो कि इस तरफ प्रवाहित होती है। ठीक, तो बाघ नदी ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया अपवाह तंत्र, ढाल अपवाह तंत्र। आगे देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं शैल तंत्र की। शैल तंत्र की अब हम बात करते हैं कि यहां पर किस प्रकार का शैल हमको देखने को मिलता है। अब यहां शैल तंत्र की अगर हम बात करें, प्रमुख रूप से जो शैल हमको देखने को मिलेगा वो है कडप्पा। ठीक, प्रमुख रूप से शैल तंत्र हमको देखने को मिलेगा कडप्पा शैल तंत्र महानदी बेसिन में। अब कडप्पा शैल है तो भाई खनिज हमें क्या मिलेगा यहां से? चूना पत्थर। ठीक है ना, चूना पत्थर यहां से हमको प्राप्त होगा। तो प्रमुख रूप से यहां पर शैल क्या देखने को मिलेगा? कडप्पा शैल तंत्र। अब कडप्पा शैल तंत्र के विषय में ध्यान रखना कि जो महानदी बेसिन है, जितना पूरा एरिया है ना 68,064 वर्ग किलोमीटर, तो इसके आधे भाग में, ठीक, इसके आधे भाग में इसका कितना होगा? 34,000 कुछ होगा ना, 34,032 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो लगभग महानदी बेसिन के आधे भाग में हमें कडप्पा शैल की चट्टानें देखने को मिलती है। पूरे भाग में नहीं है, यह भी ध्यान रखना। यहां पर हम लोग देखेंगे, आगे मैं बताऊंगा कहां पर कडप्पा शैल है, कहां पर क्या है। कडप्पा शैल जो है ना अधिकतर सेंटर में हमको देखने को मिलेगा, बीच में कडप्पा शैल। बाकी अगर इसके किनारे किनारे अगर हम लोग देखें, सीमांत क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, तो वहां हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? आर्कियन देखने को मिलेगा। आर्कियन लगभग इसके चारों ओर है आर्कियन। इसके बाद हमको धारवाड़ देखने को मिलेगा। धारवाड़ जो है इसके पश्चिमी भाग में है। धारवाड़ इसके पश्चिमी भाग में है। उसके बाद दक्कन ट्रैप हमको देखने को मिलेगा। दक्कन ट्रैप ये भी जो है अभी पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगा। फिर गोंडवाना शैल की जो चट्टानें हैं ये इसके उत्तरी भाग में और पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा। ठीक, आगे मैं इनको डिटेल में बताऊंगा कौन सा किस किस तरफ देखने को मिलेगा। ठीक, तो कडप्पा जो है यहाँ की प्रमुख चट्टान है जिससे चूना पत्थर यहाँ मिलता है, या चूना पत्थर यहाँ की प्रमुख खनिज है। ठीक, तो महानदी बेसिन का प्रमुख शैल क्या हो गया? कडप्पा। प्रमुख खनिज क्या हो गया? तो चूना पत्थर। अब मैंने बोला कि जो कडप्पा शैल क्रम है वो सेंटर में देखने को मिलेगा, बीच में। ठीक, बीच में देखने को मिलेगा। और इसका जो सीमांत क्षेत्र है, जो किनारा वाला जो क्षेत्र है, वहां हमको देखने को मिलेगा। इधर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे पूरा आर्कियन देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे जो है आर्कियन देखने को मिलेगा। बीच बीच में इस साइड पश्चिम की ओर धारवाड़ शैल क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी, बक्सा जिससे लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो हम लोग देखेंगे इस तरफ कुछ लोहे की खदानें। ठीक, उसके बाद कुछ स्थानों पर दक्कन ट्रैप हमको देखने को मिलेगा, कुछ स्थानों पर हमको जो है गोंडवाना शैल की चट्टानें देखने को मिलेंगी। तो यहां पर विविधता बहुत है। ठीक, चूना पत्थर प्राप्त होगा कडप्पा शैल के चलते, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि लौह अयस्क भी हमको देखने को मिलेगा। अपना जो दली राजहरा की पहाड़ियां
लौह अयस्क मिलता था ना, ठीक। उसके बाद कबीरधाम में कुछ क्षेत्र है जहां से लौह अयस्क के क्या बोलना चाहिए भंडारण का पता चला है, दक्कन ट्रैप का पता चला है जहां से बॉक्साइट के भंडार हैं, ठीक है। ऐसे ही कोयला उत्खनन किया जाता है कोरबा क्षेत्र से, रायगढ़ क्षेत्र में भी कोयला की खदानें अर्थात गोंडवाना शैलक्रम, ठीक। तो यहां पर विविधता देखने को मिलती है। तो ये तमाम चीजों को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मृदा देख लेते हैं। तो मृदा की बात करूं, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी कहते हैं, मिट्टी पढ़ेंगे हम, इसके बाद मिट्टी की ही बारी आएगी। तो मिट्टी किस प्रकार की पाई जाएगी, लाल पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी है तो यहां की जो प्रमुख फसल होगी वो होगी धान, ठीक। मैंने इसको बताया कि भाई इसका एक अन्य नाम धान का कटोरा भी है, ठीक, धान का कटोरा भी है। तो इस वाले क्षेत्र में मध्य छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ठीक। हम लोगों ने देखा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, इधर दंडकारण्य का पठार। तो इन क्षेत्रों में यहां तो मैंने बोला कि भाई लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो यहां पर बागवानी फसल ज्यादा होती है, यहां पर मोटे अनाज ज्यादा उत्पादन होता है, यहां भी मोटे अनाज का ज्यादा उत्पादन होता है धान की अपेक्षा, ठीक। लेकिन जो मध्य छत्तीसगढ़ है वहां लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, मैदानी इलाका है, नदियां बहुत सारी है, उनमें पानी हमेशा बना रहता है, मैदानी क्षेत्रों में पानी बना रहता है। बाकी जो पर्वत पठार वाला क्षेत्र है, नदियां वहां से निकलती है बहुत सारी, लेकिन वो टिकती नहीं है, बह जाती है ढाल, तीव्र ढाल के चलते, ठीक। तो ये मैदानी इलाका है, जमीन अच्छा खासा उपजाऊ है, पानी भी ठीक ठाक है, तो यहां पर धान का उत्पादन ठीक ठाक होता है, अच्छे से होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, धान का कटोरा, ठीक, धान का कटोरा। आगे मैं इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ऊंची चोटी, चोटी भी हम लोग देखते हैं ना। तो यहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यह भी जानना जरूरी है। यहां लिख दूंगा मैं बदरगढ़, बदरगढ़, बदरगढ़ चोटी। कहां पर है ये, कबीरधाम जिले में है बदरगढ़ चोटी। लगभग इसकी जो हाइट है 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है बदरगढ़ चोटी की, ठीक है ना, ध्यान रखना 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब इसी को लगाना है बदरगढ़, 1176 मीटर इसकी हाइट है। हमने देखा सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, ठीक, गौरलाटा है 1225 मीटर, जो कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने देखा दंडकारण्य के पठार में नंदीराज पर्वत चोटी, जो कि 1210 मीटर है, ठीक। तो ये मध्य छत्तीसगढ़ कह लो, छत्तीसगढ़ का मैदान कह लो, महानदी बेसिन कह लो, तो वहां का ये सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर। और इसके अलावा पश्चिमी छत्तीसगढ़ बोले तब भी इसी को लगाना है, ठीक। मैकल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी तब भी इसी को लगाना है बदरगढ़ को। तो 1176 मीटर इसकी हाइट है। इसके अलावा और भी कुछ पर्वत चोटियां हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए बस एक को जानना, तो इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, पढ़ाता जाऊं, उसको आप नोट डाउन करते जाएं, ऐसे स्क्रीनशॉट लेने की आप लोगों को जरूरत ना पड़े। चलिए ठीक, इसको अब हम लोग क्लीन कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा और कुछ कुछ बातें बतानी है, उसके बाद फिर इसके उपविभाग देखेंगे। वैसे ये टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा होगा और 2 पार्ट में आएगा इसका लेक्चर। अब देखिए छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बोला कि ये वाला जो भाग है यहां पर मतलब किनारे किनारे का जो भाग है थोड़ा सा ऊंची ऊंची भाग है। मैंने बोला सीमांत क्षेत्र में जो है कुछ अलग पहाड़ भी पाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं किस टाइप से। अब महानदी बेसिन बोला जा रहा है इस पूरे एरिया को, उसके पीछे कारण क्या है महानदी बेसिन कहने का, क्योंकि इस एरिया की अधिकांश जो नदियां हैं
वो महानदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक, अब यहां अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जसपुर सामरी पाट प्रदेश से भी नदियां आती है, ईब नदी आती है, इधर से मांड नदी आती है, इधर से हसदो नदी आती है पूर्वी बघेलखंड के पठार से, तो उसको भी महानदी बेसिन में शामिल किया जाना चाहिए। तो वो अलग प्राकृतिक प्रदेश बन जाता है, वो भूगोल वेत्ताओं का काम है, ठीक है ना, ध्यान रखना। बाकी कांकेर भी इसमें शामिल नहीं होगा, कांकेर से जो दूध नदी है वो भी महानदी में मिलती है ना, वो प्राकृतिक बनावट के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। जब हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब कांकेर का ये वाला जो क्षेत्र है वो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखिएगा, महानदी बेसिन को एक अलग तरीके से हम लोग समझते हैं। मान लो ये है हमारा मध्य छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं महानदी बेसिन। ये पूरा क्या है, महानदी बेसिन। अब मैंने बोला महानदी बेसिन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम बोला मैंने, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, इस अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ का मैदान नाम से भी। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे कि इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया है अपना राजनांदगांव कबीरधाम वाला एरिया, यहां पर मैकल पर्वत श्रेणी है, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं। बदरगढ़ हमने देखा 1176 मीटर। ठीक, ऐसे ही हम लोग इधर जाते जाएंगे तो पेंड्रा लोरमी का पठार देखने को मिलेगा, इधर छुरी उदयपुर की पहाड़ियां देखने को मिलेगी हमको, जो कोरबा रायगढ़ वाले क्षेत्र में, इधर भी कुछ कुछ पहाड़ वहाड़ देखने को मिलेगा, इधर भी छोटी मोटी पहाड़ देखने को मिलेगा, इस तरफ भी। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर हम महानदी बेसिन को एक ऐसे गोला मान ले या एक रिम की तरह मान ले, तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन, जिसका एक नाम हम लोग दे रहे हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। लेकिन क्या इस पूरे एरिया को छत्तीसगढ़ का मैदान कहना उचित होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि भाई किनारे किनारे वाला जो भाग है वो थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक, इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूं। धान का कटोरा, ये जो है मध्य छत्तीसगढ़ का एक अन्य नाम है, धान का कटोरा। अब हमारे छत्तीसगढ़ में कटोरा किसे कहा जाता है? जो बाउल होता है ना अंग्रेजी में, जिसको बाउल बोला जाता है, ऐसे कुछ होता है बाउल, ऐसे कुछ होता है ना, घरों में जो कटोरी होती है नीचे उसका कुछ ऐसे पेंदा रहेगा फिर, ठीक, टिकने के लिए, इस टाइप से बाउल होता है ना। ठीक, इस टाइप से बाउल होता है। अब इसको हमारे छत्तीसगढ़ी में कटोरा कहा जाएगा। हमारे बस्तर क्षेत्र में आओगे तो इसको क्या कहेंगे? बटका। जो छोटा वाला होगा ना उसको कटोरी, छोटा वाला क्या कहलाएगी? कटोरी। लेकिन जो बड़ा वाला होगा वो कहलाएगा कटोरा। तो हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो यहां ध्यान रखना कि इस पूरे छत्तीसगढ़ को, मतलब कि सुकमा से लेकर के बलरामपुर तक, इस पूरे एरिया को धान का कटोरा नहीं कहा जाता है। ठीक, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर केवल मध्य छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो यह भी गलत होगा कि इस पूरे मध्य छत्तीसगढ़ को, मतलब 3 संभाग, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, इन तीनों संभागों को धान का कटोरा कहा जाता है, यह भी गलत होगा। कैसे गलत होगा? तो देखना कि जो कटोरा है, कटोरा में क्या होता है, ये जो बीच वाला जो भाग है, जैसे जैसे हम किनारे जाते जाएंगे ऐसे इधर, तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता जाता है ना, ऐसे उठता जाता है। ठीक, ऐसे उठता जाता है ऐसे। तो ठीक इस एरिया के साथ भी ऐसे ही होता है। जो बीच वाला भाग है, रायपुर को हम लोग सेंटर मान लेते हैं, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 220 से 300 मीटर के आसपास है। और जैसे जैसे हम लोग जो है किनारे की ओर जाना शुरू करेंगे, सीमांत की ओर, चाहे इस तरफ जाओ, चाहे इस तरफ जाओ, चाहे इस तरफ, चाहे इस तरफ, तो वो जो है थोड़ा सा उठता चला जाएगा। जैसे एक कटोरा उठता चला जाता है ना, ऐसे धीरे 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 उठता चला जाएगा, वैसे ही ये भाग भी जो है, मैदान है पूरा ये वाला एरिया, तो धीरे धीरे वो जो है ऊपर उठता चला जाएगा और वो बिल्कुल एक कटोरे की भांति बनेगा। आप इधर जाओ तो भी ऐसा थोड़ा उठता जाएगा, इधर जाओ तो भी उठता जाएगा, नीचे आओ तो भी उठता जाएगा, इधर आओ तो भी उठता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो भाग है ये कटोरे का शेप ले लेता है। तो ये जो किनारे वाला भाग जो है ना, ये जो किनारे वाला भाग है वो हो गया ये वाला एरिया। ठीक, ये जो ऊंचा वाला जो एरिया होता है ना कटोरे का, ये वाला जो भाग है ये, ठीक, और बीच वाला भाग बच गया, ये वाला जो भाग बच गया, ये हो जाता है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का मैदान। अगर मैं इस गोल घेरे को महानदी बेसिन मान लूं तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ऐसे। ये हो गया
बीच वाला भाग छत्तीसगढ़ का मैदान और ये किनारे वाला भाग को कहेंगे सीमांत उच्च भूमि। क्या कहेंगे? सीमांत। सीमांत का मतलब होता है सीमा का अंत। सीमांत उच्च भूमि, सीमा के अंत में उस स्थित उच्च भूमि। उच्च मतलब ऊंचा, ठीक। तो सीमांत उच्च भूमि ये किनारे वाला और बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक। अब यहां पर इनका जो क्षेत्रफल भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी पूछा जा सकता है। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। कटोरा, कटोरा समझ में आ गया होगा। कटोरा के ऊपर कटोरा बेटा बाप ले भी गोरा, एक जनउल्ला है। कटोरा के ऊपर कटोरा बेटा बाप ले भी गोरा, आंसर दोगे इसका, ठीक। तो सीमांत उच्च भूमि छत्तीसगढ़ का मैदान। अब इनका क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो निकल करके आएगा 31,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक। 31,600 वर्ग किलोमीटर। इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल कितना हो रहा है? तो 68,064 वर्ग किलोमीटर। तो उसी को दो भाग में हमको बांट देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 31,600 वर्ग किलोमीटर और उसके बाद सीमांत उच्च भूमि हो जाएगा 36,464 वर्ग किलोमीटर, ठीक। 36,464 वर्ग किलोमीटर। अब यहां ध्यान रखोगे कि जो सीमांत उच्च भूमि वाला जो एरिया है उसका क्षेत्रफल अधिक है बीच वाले भाग की तुलना में, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि बीच वाला भाग जो है ये मैदानी इलाका है, किनारे किनारे वाला भाग जो है वो उच्च भूमि है, ठीक। सीमांत उच्च भूमि। अब इसको थोड़ा सा हम जो है नक्शे में समझने की कोशिश करते हैं, कहां से ये वाला एरिया शुरू होता है, किस तरह से शुरू होगा। तो इसको हम लोग यहां से शुरू करते हैं, ऐसे कुछ ऐसे पकड़ना है। थोड़ा सा बिलासपुर का भाग को भी हम लोग ले लेते हैं, कुछ ऐसे, ठीक। यहां से ये लगभग थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, फिर बीच में जो है ये मैदानी वाला भाग आ जाएगा ऐसे, ठीक। इस तरह से यहां पर थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, बिलासपुर जो है इसमें आएगा, इसको ऊपर ही ले लेते हैं मेरे ख्याल से ऐसे, ठीक। बिलासपुर को छोड़ देते हैं फिलहाल। तो इतना एरिया जो है किनारे का एरिया, ठीक। ये क्या होगा? सीमांत उच्च भूमि। इसको यहां से मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक। ये हो जाएगा हमारा सीमांत उच्च भूमि वाला एरिया, ये किनारे वाला, और इधर वाला जो है बीच का प्लेन। अब देखो यहां पर जो बॉर्डर में जो लगे जिले हैं, राजनांदगांव, ठीक। राजनांदगांव के ऊपर में है खैरागढ़, चुईखदान, गंडई, उसके ऊपर में है कबीरधाम, उसके ऊपर में मुंगेली, उसके ऊपर में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसके बाद आ जाएगा अपना कोरबा जिला, फिर रायगढ़ जिला आ जाएगा। रायगढ़ जिले के बाद थोड़ा सा देखना कि थोड़ा सा मैदानी भाग बीच में आ जाता है, हल्का फुल्का इधर से गया हुआ है, बट थोड़ा सा आप छोड़ देना उसको। उसके बाद आ जाएगा सारंगढ़, बिलाईगढ़ वाला एरिया, फिर महासमुंद वाला एरिया, फिर इधर अपना गरियाबंद वाला एरिया, धमतरी वाला एरिया, इधर फिर बालोद वाला एरिया, फिर वापस से राजनांदगांव वाला एरिया। अब यहां पर एक चीज को समझना कि यहां बीच में ना जो पहाड़ है खत्म हो जाता है, फिर इधर फिर मैदान शुरू हो जाता है, कहीं पर ये कम है, कहीं पर ज्यादा है। अगर जैसे बोलोगे हमारे जगदलपुर वाले सर, हम लोग रायपुर जाते हैं तो रास्ता में तो कहीं पहाड़ नहीं दिखता है, धमतरी में भाई अब वहां पर पता नहीं चलता है, और वो थोड़ा सा कम है, हल्का सा ऊंचा है लेकिन वो कम है, ठीक। लेकिन आप लोग जैसे ही इधर जाओगे, कबीरधाम से मध्य प्रदेश की ओर जाना चाहोगे या फिर नागपुर वगैरह जाओगे, तो बीच में आपको कुछ घाटी वाटी भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सीमांत उच्च भूमि। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आएगा। तो भाई रायपुर पूरा का पूरा पकड़ लो, दुर्ग पूरा का पूरा पकड़ लो, बेमेतरा पूरा पकड़ लो, बलौदाबाजार पूरा पकड़ लो, इधर अपना जांजगीर चांपा, शक्ति, इधर बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली का भाग भी इसमें आ जाएगा, ठीक। बालोद का भाग आ जाएगा, धमतरी का भाग आ जाएगा, गरियाबंद, महासमुंद, इधर अपना सारंगढ़, बिलाईगढ़, यहाँ पर ये रायगढ़ का क्षेत्र आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये आ जाएगा कबीरधाम आ जाएगा, उसके बाद खैरागढ़, चुईखदान, गंडई, उसके बाद ये आ जाएगा अपना क्या कहते हैं राजनांदगांव का इलाका, ठीक। तो ऐसे ध्यान में रखोगे। वैसे जिला उतना नहीं पूछेगा कौन सा मैदान है, कौन सा क्या है, क्योंकि पहाड़ इधर उधर से है, ठीक।
तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महानदी बेसिन को इस तरह से दो भागों में विभाजित किया गया है और हम लोग जो है इसी प्रकार से पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग देखेंगे पहले मतलब हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान को देखेंगे, सीमांत उच्च भूमि को देखेंगे, मतलब दोनों में से किसी को भी देख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया बीच वाला भाग, क्षेत्रफल याद रखेंगे 31,600 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सीमांत उच्च भूमि की बात करें तो 36,464 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ध्यान रहेगा। अब थोड़ा सा जो है ये एक प्रकार से विभाजन हो गया, अब हम इनको भी तोड़ेंगे। ये जो है ना छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया, सीमांत उच्च भूमि हो गया, इसको भी हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग भाग में तोड़ दिया जाता है। अध्ययन के अलावा इनकी जो बनावट है उसके आधार पर भी, ठीक, बनावट के आधार पर भी, प्राकृतिक बनावट के आधार पर भी, जैसे हम लोगों को यहां पर मैकल पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, पेंड्रा उर्मी का पठार देखने को मिलेगा, कोरबा बेसिन हमको देखने को मिलेगा, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, रायगढ़ उच्च भूमि या उसको हम लोग छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में ही पढ़ सकते हैं। ठीक, रायगढ़ उच्च भूमि बोल सकते हैं या अलग से। उसके बाद फिर महासमुंद से धमतरी का उच्च भूमि या धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, उसके बाद दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। ठीक, तो ये जो है अलग अलग हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो बीच वाला भाग है इसको भी हम लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक, बताऊंगा मैं अभी। उससे पहले एक हम विभाजन देख लेते हैं दिशाओं के आधार पर। ये तो हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान, किनारे वाला हो गया अपना सीमांत उच्च भूमि। अरे इसको क्लीन नहीं करना था ना, चलो। अब देखो, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है इसको फिर से दो भागों में तोड़ दिया गया है। कैसे? तो ऊपर वाला भाग को बोला जाता है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। इसको बोला जाता है दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान, या इसको रायपुर दुर्ग भी बोल सकते हो, जैसा भी है। ठीक, तो ये दो भाग में बांटा गया है इसको। ये जो विभाजन है इनको ध्यान रखना, बहुत प्रकार से विभाजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपने सुविधा के अनुसार। ठीक, तो एक तो हो गया कि भाई जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसको बिलासपुर रायगढ़ का मैदान एक बना दिया गया, ऊपर वाला भाग को, जिसके अंतर्गत बिलासपुर का एरिया आ जाएगा, उसमें कोरबा वाला एरिया आ जाएगा, रायगढ़ वाला एरिया आ जाएगा, जांजगीर चांपा शक्ति इधर मुंगेली वाला एरिया आ जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा एरिया बना दिया गया दुर्ग और रायपुर का एरिया। ठीक, दुर्ग रायपुर का मैदान, इसमें अपना रायपुर आ जाएगा, दुर्ग आ जाएगा, बलौदा बाजार आ जाएगा, बेमेतरा आ जाएगा, महासमुंद आ जाएगा, धमतरी आ जाएगा, गरियाबंद का भाग आ जाएगा, बालोद का भाग आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपना दुर्ग रायपुर का मैदान। हम लोग इसके अलावा भी अलग से विभाजन करेंगे पढ़ने के लिए, अपने अध्ययन की सुविधा के लिए। ठीक, हालांकि वो विभाजन असल में भी है। ठीक, असल में इस तरह के विभाजन किए गए हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपना पढ़ाने के सुविधा के लिए इसको विभाजित कर रहा हूं। अलग अलग तरीके से आपको विभाजन देखने को मिलेंगे, बाकी हमको जो सही लगेगा उसके आधार पे हम लोग जो है डिटेल से देखेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया एक विभाजन छत्तीसगढ़ के मैदान का। अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, ये जो एरिया है सीमांत उच्च भूमि। अच्छा, सीमांत उच्च भूमि को एक और नाम से जाना जाता है रिम लैंड, रिम लैंड, ये भी ध्यान रखना, रिम लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। रिम लैंड जो साइकिल बाइक में जो लगता है ना रिम, अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलचाल में, रिंग बोल देते हैं। रिंग जो अंगूठी उंगली में पहनने वाली जो अंगूठी होती है ना, उसको रिंग बोलते हैं। कोई भी गोल चीज होता है उसको रिंग बोलते हैं, लेकिन जो इसका जो सही मतलब होता है वो क्या होता है, रिम। ठीक, ध्यान रखना, रिम लैंड। तो ये ऐसा गोल है, साइकिल के जो पहिए रिंग की तरह गोल है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिम लैंड। ये भी ध्यान रखना, रिम लैंड या सीमांत उच्च भूमि। तो इस सीमांत उच्च भूमि को चार भागों में विभाजित किया गया है, दिशा के आधार पर विभाजित किया गया है। तो ये भी थोड़ा सा हमको जो है ध्यान में रखना है। हम लोग अलग अलग प्रकार के विभाजन देखेंगे। एक विभाजन तो हो गया सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि छत्तीसगढ़ का मैदान। ये दूसरे प्रकार का विभाजन हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो इसको बोला जाएगा उत्तरी उच्च सीमांत भूमि, उत्तरी उच्च सीमांत भूमि। ठीक, उत्तरी उच्च सीमांत भूमि, इसको क्या बोलेंगे भाई, सिंपल है ना, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि।
अच्छा, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, यहां उच्च लगेगा। उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि, इसको बोलेंगे पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, ठीक है ना, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि इसको बोलेंगे, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। उधर वाला को बोलेंगे पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, ठीक। पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि ये हो गया, ये पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि। नक्शे में देखते हैं, ये उत्तर में है तो ये वाला भाग जो है उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा, जिसमें पेंड्रा लोरमी के पठार से लेकर के इधर कोरबा, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों तक का एरिया उसमें आ जाएगा। दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि, इसमें आ जाएगा अपना जो दुर्ग राजनांदगांव का जो मैदान है वो आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा धमतरी वाला भाग भी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद पश्चिमी उच्च भूमि में मैकल पर्वत श्रेणी वाला भाग आ जाएगा। पूर्वी उच्च भूमि में इधर धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, इधर थोड़ा सा रायगढ़ वाला पार्ट भी इसमें आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसका जो है विभाजन किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना। जितनी बातें बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना, बाकी ये आप लोगों के समझने के लिए है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि इन दोनों को जो है हम लोग अलग अलग देखने वाले हैं। आज तो मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो इसको अलग अलग पार्ट्स में ही मैं लेकर के आऊंगा। एक बार हम लोग पढ़ेंगे अपना छत्तीसगढ़ का मैदान, एक बार पढ़ेंगे सीमांत उच्च भूमि, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत हम लोग अभी जैसे इसको दो भाग में बांटे, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान, ठीक। तो इसमें जो नदियां प्रवाहित होती है उसके कारण जो मैदान बनते हैं, जो अलग अलग भूमि क्षेत्र बनता है उसको हम लोग देखेंगे। सीमांत उच्च भूमि में हम लोग अलग अलग क्षेत्रों को देखेंगे। मैकल पर्वत श्रेणी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक से, उसके अलग अलग उपविभागों को देखेंगे, ठीक। तो आज के इस वीडियो को बस यहीं तक, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।